स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज जो हम करेंगे वो है हमारा चैप्टर क्लास 11th वालों के लिए हिस्ट्री से हमने लिया है। तो हिस्ट्री का जो हमारा है इतिहास से लिया है हमने, CBSE क्लास इतिहास से, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो वैसे तो अभी करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो है 2nd चैप्टर माना जाता है, और वैसे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर माना जाता है। तो चलिए इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। आखिर में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को आखिर क्या है, इसके अंदर ये कब से आया, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बेटा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना वो ना भूलें बेटा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए भी आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 11वीं के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उस टॉपिक को लिए हैं जो कि आसानी से आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं और 12वीं में अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बताते हैं भाई 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो भाई वो कौन सा साम्राज्य है जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ? तो उसका नाम क्या है बेटा? रोमन। क्या नाम है? रोमन साम्राज्य। अब रोमन साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बेटा रोमन साम्राज्य काफ़ी दूर दराज तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में आज अधिकांश कौन कौन सी जगह है? यूरोप है बेटा, एशिया है और अफ्रीका के कई क्षेत्र शामिल हैं। तो कहा जाता है इन तीनों जगह पे क्या था? रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तर अफ्रीका में रोमन साम्राज्य का फैला हुआ, इसीलिए कहा जाता है 3 महाद्वीप। तो ये 3 महाद्वीप हैं। ये पहला महाद्वीप, ये हमारा दूसरा महाद्वीप और ये हमारा तीसरा महाद्वीप। तो पहला महाद्वीप क्या हो गया? यूरोप, और दूसरा महाद्वीप हो गया पश्चिमी एशिया, और तीसरा महाद्वीप हमारा क्या हो गया? उत्तरी अफ्रीका। तो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहा जाता है इतिहासकारों ने यहाँ पे जो यहाँ के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटे बेटे। कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 3 भागों में। तो वो क्या? हमारा पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। तो इतिहासकारों ने रोमन साम्राज्य को उनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला भाग पाठ्य सामग्री और प्रलेख दस्तावेज दोनों एक ही होते हैं, वे दूसरा नंबर हमारा ये है। तीसरा नंबर हमारा भौतिक अवशेष। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले ये पाठ्य सामग्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई चीज़ें आती है। दस्तावेज के अंदर हमारे पत्र आते हैं जिसको पेपराइज में लिखा जाता था, और भौतिक अवशेष के अंदर हमारी क्या आती है बेटा? इमारत आती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अवशेष है जो कि रोमन साम्राज्य ने इतिहासकारों ने उसे सामग्री के आधार पर बांटा था 3 भागों में। आगे आते हैं। अब इसके अंदर 3 भागों में जब उन्होंने विभाजित किया तो उसके बाद हमें एक चीज़ और सामने आती है, हमें को उसकी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। तो कहा जाता है बेटा वहाँ पे वृत्तांत क्या होता है? वृत्तांत क्या होता है? वृत्तांत हम बोलते हैं व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास को हम क्या कहते हैं? वृत्तांत कहते हैं। तो वो भी हमें वहाँ से मिला। पेपराइज, मैंने आपको बताया नील नदी किनारे एक जो पौधा था जिसका नाम क्या? सरकंडे जैसा पौधा था, उसी को उसके ऊपर लिखा जाता था रोमन साम्राज्य के टाइम पीरियड में। हालांकि तो मेसोपोटामिया में अलग तरीके से लिखा जाता था, मेसोपोटामिया में टैबलेट, तो मतलब गीली मिट्टी को इसके ऊपर किला फॉर्म में लिखकर उसको सुखा दिया जाता था, लेकिन रोमन साम्राज्य के अंदर बिल्कुल ही अलग था। अब आते हैं, हम बात करते हैं आरंभिक समाज के बारे में। किसके बारे में? आरंभिक काल के बारे में। साम्राज्य का आरंभिक काल क्या था? जो रोमन साम्राज्य की जो शुरुआत हुई 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक, मतलब कहा जाता है ये जो शासन काल रहा तो उसी टाइम पीरियड में रहा। गणतंत्र शासन व्यवस्था चली क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सरकार थी। कहा जाता है यहाँ के जो पहले जो सम्राट थे जिनका नाम क्या था? ऑगस्टस, जो कि बहुत ही नर्म दिल और शांति दिल के थे जब तक वो रहे सत्ता में। और इनका एक पुत्र था टिबेरियस। कौन थे? टिबेरियस, जिसको उन्होंने क्या लिया था?
गोद लिया था। और ये बिल्कुल भी, इनकी खासियत क्या थी बेटा, ये क्या थे, निरंकुश राजा नहीं थे, बहुत ही सपोर्टिव, हम ये कह लें बहुत ही सहयोगी थे। और अपने शासनकाल में बहुत ही इन्होंने क्या बना के रखी भाई, शांति। एक राजा के काल में शांति बनी रहे, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो कि रोमन साम्राज्य के अंदर था। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी थे। तो मतलब बोला जाता है उसके राजनीतिक इतिहास में 3 खिलाड़ी माने जाते हैं प्रमुख। एक तो हमारा क्या है, सम्राट, और दूसरा क्या हमारा अभिजात वर्ग, और तीसरा हमारा क्या बेटा, तिस्सेना। तो रोमन की ये 3 प्रमुख राजनीतिक जो हैं खिलाड़ी, वो 3 लोग थे हमारे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। सम्राट राजा लोग हो गए, अभिजात वर्ग जो बड़े बड़े धनी लोग होते थे, और सेना मिलिट्री वहाँ की। आगे हम बात करते हैं, वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं, रोमन को बेटा 2 कालखंडों में बांटा गया है। एक तो हमारा क्या है, पूर्ववर्ती काल, और एक हमारा क्या है, परावर्ती काल। ठीक है बेटा। अब परावर्ती काल और पुरावर्ती काल क्या है, तो तीसरी शताब्दी से पहले के समय को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती काल। और परावर्ती काल किसे कहते हैं, तीसरी शताब्दी के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, परावर्ती काल। तो एक तरीके से हम ये कहते हैं जो परावर्ती काल है वो क्या था, शांति का काल था, यहाँ पर बिल्कुल शांति बनी हुई थी। लेकिन वहीं पूरा जो हमारा परावर्ती काल है वो क्या था, अशांति का काल। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा अटैक हुए रोमन साम्राज्य पे, इसीलिए उसे परावर्ती काल भी कहा जाता है। और इसी समय यहाँ पर एक क्या हुआ, संकट आया बहुत ही भयंकर, जो कि रोमन साम्राज्य को सामना करना पड़ा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तीसरी शताब्दी का संकट भी कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय शताब्दी शांति और समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक, मतलब हमने अभी आपको बताया, क्योंकि प्रथम और द्वितीय शताब्दी क्या थी, बिल्कुल ही शांति का प्रतीक भाई, समृद्धि विकास हो रहा है वहाँ पर। लेकिन तीसरी शताब्दी में एकदम से क्या हुआ, अशांति फैल गई, जिसका कारण क्या था, ईरान के लोगों ने क्या किया, वहाँ पर बार बार अटैक किया, और जिसके कारण जो वहाँ के राजा थे शापुर, जिन्होंने वहाँ पर अटैक किया, जिसके कारण क्या हुआ, 47 वर्षों में 25 राजा बदले गए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं भाई, तीसरी शताब्दी का संकट क्या है कि रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के जो बाद का समय को अशांति का काल कहा जाता है, संकट का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 47 वर्षों में 25 राजा बदले गए, और इसी कारण से कहा जाता है, इसे संकट का काल कहा जाता है, क्योंकि ईरानी लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया, यहाँ पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को राइन, दजला और फरात नदी और राइन और डैन्यूब नदी किनारे जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः उसे वहाँ से भी छोड़कर जाना पड़ा। तो ये था तीसरी शताब्दी का संकट बेटा। हम बात करते हैं, अगला हमारा है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो लिंग की अगर हम बात करें महिला पुरुष की, वहाँ का जो परिवार था एकल परिवार था, महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, संपत्ति में स्वामित्व मतलब संपत्ति के अधिकार भी थे उन्हें, कानूनी अधिकार भी था। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता थी, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वहाँ की जो अलग अलग भाषाएं थी, यूनानी भाषा और फ्रेंच भाषा वो लोग बोलते थे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, मतलब आर्थिक जो था स्थिति कैसी थी, तो आर्थिक स्थिति बेटा हम बात करें, वो उसका आधारभूत ढांचा क्या था, बहुत ही मजबूत था। आर्थिक बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं भाई स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। वहाँ पे क्या क्या थे भाई, बंदरगाह मतलब सी पोर्ट, खाने थी, बड़ी बड़ी खादानें थी, ईंट के भट्टे थे, जैतून का तेल सबसे ज़्यादा प्रमुख है, और भाई शराब, अंगूर की शराब बहुत ज़्यादा फेमस। बोलते वहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था भी थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए कंटेनर यूज़ किए जाते थे भाई उस टाइम पे, जिसे क्या कहा जाता है, एम्फोरा। एम्फोरा सिलेंडर की तरह होता है, जिसके अंदर तरल पदार्थों को लेकर जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और जैतून को तेल को किस में लेकर जाया जाता था, ड्रेजल 20 नाम का एक कंटेनर था जिसमें लेकर जाया जाता था।
तो आर्थिक जो विस्तार था उनका बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल था, जिसके कारण कहा जाता है वो लोग बहुत तरीके के व्यापार करते थे। कहाँ से, स्पेन से, इजिप्ट से, ठीक है, इराक से, इन सभी जगहों से वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग वो करते थे। अब आते हैं हम बात करने की यहाँ के श्रमिकों नियंत्रणों के बारे में। भाई श्रमिकों का नियंत्रण यहाँ पे किस प्रकार के, दास्ता की मजबूती बहुत जड़ थी। इटली के अंदर 75 लाख की आबादी में से 30 लाख क्या थे, दास, मतलब कि भाई मजदूर लोग, ठीक है। दासों को पूंजी का निवास, जिस भी राजा के पास सबसे ज़्यादा दास होंगे वो सबसे ज़्यादा राजा कहलाएगा। लेकिन भाई एक सबसे बड़ी दुख यही था, दासों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता था। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, उन्हें उनके शरीर पे दाग दिया जाता था, स्टैंप लगा दी जाती थी ताकि वो कहीं भी भागे नहीं। और ग्रामीण ऋणग्रस्ता, मतलब लोन दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पूरा जीवन गरीबी में ही बिताते थे। क्लियर है ये। आगे जानते हैं बेटा हमारा सामाजिक श्रेणियाँ और प्रारंभिक राज किस प्रकार के थे। तो समाज किस प्रकार का था, बोलते हैं वहाँ पर सेनेटर्स, अश्वरोही, जनता का सामंत वर्ग और फूहड़, निमंत्रण वर्ग और दास लोग, यही जो 4-5 लोग हैं वहाँ पर रहते थे। परवर्ती काल अभिजात वर्ग और मध्य वर्ग और निमंत्रण वर्ग, भ्रष्टाचार और लूट खड़ूस सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती थी, जो कि ईरानी लोग यहाँ पर करते थे। अब हम बात करते हैं परावर्ती काल, जिसे हम तीसरी शताब्दी का संकट का काल भी कहते हैं, तीसरी शताब्दी के बाद के समय को। तो भाई तीसरी शताब्दी के बाद के समय को ही हम परावर्ती काल कहते हैं। उस समय रोमनवासी बहुदेवीवाद थे, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, देवी देवताओं की वो पूजा करते थे। वो यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, मतलब यहूदी धर्मों को ज़्यादा विशेषता मानते थे, जिसका विरोध भाई किसने किया था, नाजी ने, आपने सुना होगा। और सम्राट कैंस्टाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। कौन थे, कैंस्टाइन ने ही भाई वहाँ पे क्या सोचा, भाई हम क्या करेंगे, ईसाई धर्म को राजधर्म बना देंगे। और डाइक्लोनिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाए गए। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर आने वाले समूह कौन कौन से थे, गोथ, बैंडल, लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर रोमोत्तर राज्य पर स्थापित कर लिया। प्रांतों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा रोमन साम्राज्य को सामान्य तौर पर 2 चरणों में पूर्ववर्ती और परवर्ती, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। इस साम्राज्य की भाषाई विविधता है, कहा जाता है लैटिन, यूनानी वह भाषाएं बोली जाती है। प्रथम शताब्दी उच्च कुल जन्मे जूलियस सीजर के अधीन रोमन साम्राज्य वर्तमान में ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला हुआ था। जूलियस सीजर एक क्या था, सेना का नायक, मतलब कि वो उनके सेना के अध्यक्ष थे। अब सीनेट की बात करें, सीनेट क्या थी, एक संस्था थी। वहाँ पर पूछा जाए सीनेट किसे कहा जाता है, जिसे रोमन साम्राज्य की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित था। सीनेट बहुत बड़े लोग रहते थे सीनेट के अंदर, एक संस्था बहुत प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है। और मैं आपको बता दूं, सिकंदरिया, एंटीओक भूमध्य सागर तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र थे। यह शहरी केंद्र सामाजिक प्रणाली के आधार पर स्तंभ थे। कहा था रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती है। तीसरी शताब्दी के मध्य बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में, कौन सी भाषा में, कॉप्टिक। तो यहाँ की अनेक भाषा भी, दूसरी भाषा कौन सी है, लैटिन और यूनानी को छोड़कर कॉप्टिक भाषा, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा गया बेटा, बाइबल लिखी गई थी। तो ये क्या है, सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। तो धीरे धीरे इसका जब अंत होता है, अंत जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो धीरे धीरे जब उसके ईसाई धर्मों को अपनाया जाने लग गया, और कहा जाता है ईसाई जो इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ, उसी समय क्या हुआ, इनका समापन हो गया। 7वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य रोमन अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जे में ले लिया गया, और यही कारण है कि इसका अंत भी हो गया और रोमन साम्राज्य यहीं पे समाप्त होकर रह गया। तो ये थी रोमन साम्राज्य की प्रारंभिक से लेकर पुरावर्ती काल, श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में, आर्थिक विस्तार के बारे में, तीसरी शताब्दी का संकट, वहाँ के लिंग, साक्षरता, परिचय के बारे में आपको पूरा ब्यौरा दिया गया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, और आप सभी लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।